नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक अड्डा शो और मैं हूं आपके साथ शिवम पांडे। खबर मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले और मिसाइलों से हमला शुरू किया है। इस हमले में ईरान के कई सैन्य और राजनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। तेहरान सहित कई बड़े शहरों में जोरदार धमाके हुए। खबर सामने ये आई है कि इसमें ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, उनकी भी मौत हो गई है। ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी कंट्री ने किसी देश पर हमला किया हो और पहले ही हमले में उन्होंने उस देश के सुप्रीम लीडर को मार गिराया। दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और अमेरिका सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोनों से हमला शुरू किया है। खाड़ी क्षेत्रों में कुछ इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इसी को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इससे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, भारत की जो विदेश नीति है, आप जानते हैं कि शुरू से ही वर्ल्ड वार 2 के बाद से ही जो हमारी विदेश नीति रही है वो नॉन अलाइंड विदेश नीति रही है। हम किसी के साथ ना तो कोई अलाइनमेंट करते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि भारत का हित किधर है। काफ़ी समय के बाद अभी ये रियलाइजेशन किया जा रहा है कि हमारी जो ये नॉन अलाइंड नीति रही थी, इसमें समय के साथ कुछ तब्दीली की जा सकती है और यदि हमें अलाइन होना पड़े देश के हित में तो वो रुझान हम दे सकते हैं। और यही चीज़ झलकती है आज जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल को विजिट करते हैं और वो वहाँ कहते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। तो भारत ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जब हम इजराइल के साथ खड़े होते हैं तो इसमें भारत का हित है। वो हित क्या है वो भी मैं यहाँ जिक्र कर सकता हूँ, आप लोगों को बता सकता हूँ कि इजराइल एक घिरा हुआ है मुस्लिम कंट्रीज से। उसके आसपास जो है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं और ये सब जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं। और इन मुस्लिम कंट्रीज में हालांकि जो इंडिया का है, क्योंकि हम एक सेकुलर कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हम किसी भी कंट्री को किसी धर्म के नज़रिए से नहीं देखते, लेकिन हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर और गल्फ कंट्रीज के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर ये सभी कंट्रीज ऑयल रिच कंट्रीज हैं, यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है, पर कैपिटा जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा है। अब क्योंकि इनके पास पैसा भरपूर है और इनको लगा कि पैसा एक ऐसी चीज है कि लोग हमारे साथ व्यापार करना चाहेंगे, लोग हमसे ऑयल लेना चाहेंगे और हमारे साथ किसी का कोई थ्रेट सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं होगा। तो इन्होंने अपना कोई डिफेंस का स्ट्रक्चर जो सॉलिड है वो स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। और अब स्थिति ये आ गई है क्योंकि जब ईरान ने इस तरह का डिक्लेरेशन दे दिया कि अब हम सिविलाइजेशन रिलेटेड वार लड़ेंगे। सिविलाइजेशन रिलेटेड वार क्या है कि अब जो हमारा सिविलाइजेशन है वो मुस्लिम रिलेटेड सिविलाइजेशन है और आप एक यहूदी कंट्री हैं, तो हम अब ये देखेंगे कि आप हमारे लिए थ्रेट हो तो हम सबसे पहले आपको खत्म करेंगे। तो जब इजराइल ने इस तरह का थ्रेट वहां से देखा तो इजराइल, क्योंकि वहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और उसको अपनी सुरक्षा पर जब खतरा नजर आया तो उन्होंने दो काम किए। एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और दूसरा ये है कि यदि कम पॉपुलेशन है और एक छोटा सा एरिया है, वहाँ सरवाइव करना है तो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा।
उन्होंने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया। और अब आप देखिए कि वर्ल्ड वार 2 से और अब तक का पीरियड देखें तो इस छोटे से पीरियड में उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि वो किसी भी थ्रेट का सामना करने के लिए तैयार है। अब यहाँ जो भारत की राजनीति, भारत की नीति के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, भारत भी ये देख रहा है कि भारत डिपेंड करता है ये गल्फ कंट्रीज पर और मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर, क्योंकि ऑयल, अपना 60% ऑयल की रिक्वायरमेंट इसी रीजन से पूरी होती है। तो भारत का जो व्यापार है वो व्यापार के लिए इस रीजन पर डिपेंड करता है। और ये भी ध्यान रहे कि सिर्फ भारत ही इस रीजन पर डिपेंड नहीं करता है, पूरा वर्ल्ड जो है इस रीजन पर ऑयल के लिए डिपेंड करता है। लेकिन जो जिस तरह का थ्रेट भारत ने देखा, ईरान में जिस तरह के डेवलपमेंट हुए, वहां एक धार्मिक लीडर का उदय हुआ जिसे हम खामेनी के नाम से जानते हैं, अली आयतुल्लाह खमेनी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने एक सुप्रीम लीडर का, वहाँ का राष्ट्रपति से भी ऊपर का स्टेटस वहाँ लिया और एक तरह का थियोक्रेटिक, एक तरह का धर्म से प्रेरित होकर के एक गवर्नेंस की स्थापना की। अब उसमें जिस तरह के डेवलपमेंट हुए, वहाँ ईरान ने 3-4 संस्थाएं ऐसी खड़ी कर दी कि एक हिजबुल्लाह नाम की संस्था खड़ी कर दी, एक हमास नाम की संस्था खड़ी कर दी, एक हूती के नाम की संस्था खड़ी कर दी। और आपको मालूम है हूती जो एक संस्था है ये यमन में बेस्ड है और रेड सी के अंदर जितना वर्ल्ड के लिए ट्रेड होता है ये उस पर अपना पूरा कंट्रोल करते हैं, अपनी वसूली करते हैं और वर्ल्ड के लिए वो थ्रेट बन गया। इसी तरह ईरान के सपोर्ट से एक हिजबुल्लाह नाम की संस्था खड़ी हो गई जो यदा कदा जब जरूरत पड़ती है वो ईरान के इंटरेस्ट के लिए एक दूसरी तरह, वर्ल्ड जिस तरह से कंसीव करता है, मैं नहीं कहता, वर्ल्ड उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखता है। इसी तरह आपने देखा कि इजराइल ने जो अभी अटैक किया हमास के ऊपर, तो वहां भी जो है हमास को भी एक आतंकवादी संस्था के रूप में देखा गया। तो इन सब डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए और जो हमारी हिंदुस्तान की पॉलिसी रही है कि हम आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं, हम आतंकवाद के साथ खड़ा नहीं होना चाहते, इसलिए शायद जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इजराइल के साथ गए और उनके साथ ये वादा किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। सर, अगला सवाल ये है कि ये युद्ध में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी वो हमें ऑयल की आएगी, तो इंडिया इसमें पश्चिमी एशिया से किस तरह अपना व्यापार बनाकर रखेगा? देखिए, जब मैं ईरान की बात कर रहा हूँ, ईरान में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, लेकिन इनका अभी जो इक्वेशंस बिगड़ी है वो किसके साथ बिगड़ी है, किसके कारण बिगड़ी है? अमेरिका और इजराइल के कारण बिगड़ी है। और अमेरिका के स्टैंड भी तो क्लियर नहीं है, वो भी जो क्या है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला रवैया अपनाया हुआ है, जहां चाहता है वो टैरिफ लगा देता है, जहां चाहता है अपना कंट्रोल करके बैठ जाता है। रिसेंट में अभी जो है वेनेजुएला में उन्होंने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि विश्व का सबसे ज्यादा जो ऑयल का भंडार है वो वेनेजुएला के अंदर है, तो वहां वो कंट्रोल करके बैठ गए। अभी आपको मालूम है कि ये जो जिसको आप जिसको हम मिडिल ईस्ट कह लें या गल्फ कंट्रीज कह लें, ये तो सब ऑयल पैदा करने वाले देश हैं। तो उन्होंने जब ईरान पर ये बात करी तो कहने के लिए तो वो कहते हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं जो कि यहाँ पर इनस्टेबिलिटी फैलाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक संदेश छिपा है कि आपको कहीं ना कहीं से ये मालूम है कि ईरान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना ले, आप ईरान को तबाह करके वहां पर अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहते हैं, वहां के ऑयल पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। ये तो रही एक सोच की बात कि एक ये जो इन्वॉल्व कंट्रीज है वो किस तरह से सोचते हैं। अब आते हैं इंडिया के इंटरेस्ट पर। मैंने कहा कि 60% रिक्वायरमेंट जो ऑयल की है वो
गल्फ, ईरान और इन सब से पूरी होती है। जब यहाँ पर ये एरिया डिस्टर्ब होगा तो सीधी सी बात है कि ऑयल ही नहीं बल्कि और भी सप्लाईज हैं, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम है, वो भी इस उससे आता है, उससे भी फर्क पड़ेगा और हम पर डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन इस चिंता को दूर करने वाले जो दूसरे डेवलपमेंट है वो भी मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो ट्रेड होता है वो होता है वहां पर एक एक जगह है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज एक ऐसी जगह है जहां से जो ये जितना ऑयल है जो गल्फ कंट्रीज से निकलता है या ईरान और ईरान के आसपास की कंट्रीज हैं उनका जितना ऑयल है, चाहे वो यूएई का ऑयल है, चाहे वो बहरीन का ऑयल है, चाहे वो कतर का ऑयल है, चाहे वो सऊदी अरबिया का ऑयल है, चाहे वो इराक का ऑयल है, चाहे वो ईरान का ऑयल है, इन सभी कंट्रीज से निकलने वाला जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से निकलता है। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है वो अब जो पर्शियन गल्फ है, जो पर्शियन ओशन है, उसका एक ऐसा हिस्सा है जहां पर आकर के ये नैरो हो जाता है और नैरो होकर के वो करीब 20 से 25 किलोमीटर की ही विड्थ रह जाती है। और उस 20 से 25 किलोमीटर में भी बहुत नैरो एरिया है जो कि डीप सी हम जिसे कह सकते हैं, जहां समुद्री जहाज चल सकते हैं। शैलो वाटर में समुद्री जहाज नहीं चलता। तो जब यहां से दोनों तरफ का ट्रैफिक चलेगा, जो खाली वेसल्स हैं वो जा रहे हैं तेल लेने के लिए, जो भर के तेल वाले आ रहे हैं वो भी यहीं से गुजर रहे हैं, तो यहाँ एक बॉटलनेक बनती है और हैवी ट्रैफिक बन जाता है। वहां पर समुद्री जहाज ही जहाज आते हैं। आज वहां इस बैटल की वजह से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का मूवमेंट लगभग बंद हो गया है। करीब 150 जहाज एक तरफ खड़े हुए हैं, 150 जहाज दूसरी तरफ खड़े हुए हैं और उसका असर विश्व पर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो मैंने बताया कि शायद जहां पर होप नजर आती है वो ये है कि इस बात को रियलाइज करते हुए, यदि आप देखें पिछले 1-2 दिन में या 2 दिन में अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कुछ भी हो, हम वर्ल्ड का जो ये ट्रेड है जहां से ये ऑयल का आना जाना होता है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में, हम हवा जहाजों का आना जाना बंद नहीं होने देंगे। और उसके लिए यदि हमें ईरान की नेवी के साथ डायरेक्ट फाइट करना पड़े तो हम वो करेंगे, लेकिन जहाज चलें ये हम सुनिश्चित करेंगे। और उस दिशा में काम भी हुआ है। आज के दिन करीब 17 जो शिप हैं ईरान के वो डुबा दिए गए हैं। करीब 7 सबमरीन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ईरान की एक क्षमता है वो उस हद से आगे क्रॉस नहीं करेंगे। यदि उनकी नेवी को इतना लॉस हो चुका है तो वो कितने दिन उसको बंद करके रखेंगे? हो सकता है 2, 4, 6 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में आवाजाही शुरू हो जाए। और दूसरा बात हमें चिंता करने की इसलिए भी नहीं है कि हमारे पास करीब 25 से 30 दिन का रिजर्व्स हैं। इसलिए बहुत से कंट्रीज हैं जो इस डेवलपमेंट को देख करके कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में जो मूवमेंट है जहाजों का वो बंद हो गया है, उन्होंने अपने ऑयल की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। लेकिन इंडिया के अंदर वही रेट है जो पिछले 6 दिन पहले थे। अभी हमारे रेट नहीं बदले हैं क्योंकि हमारे पास 25 से 30 दिन का रिजर्व है। तो चिंता भी है और ज्यादा चिंता जरूरत की नहीं है, क्योंकि मैंने और सारे जो डेवलपमेंट हुए वो भी आपको बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इस युद्ध में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनेई, उनकी मौत पहले ही दिन हो गई थी। हालांकि जो खबर की आधिकारिक पुष्टि है वो पब्लिक अड्डा नहीं करता, लेकिन इस स्तर पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन यदि यह पुष्टि होती है तो ईरान के लिए यह सच में एक राजनीतिक झटका होगा। युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार पर, जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो असर पड़ा है उससे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। खासकर जो कच्चे तेल के जहाजों की आवाजाही है वो प्रभावित हुई है। ये प्रभाव
तेल पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तेल की कीमतों में पूरे विश्व में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता साफ नजर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है कि यह युद्ध लंबे समय तक नहीं चलेगा। अमेरिका ने भी अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान विरोधी गठजोड़ को मजबूत किया है। दूसरी तरफ ईरान समर्थित समूह जैसे हिजबुल्लाह ने उत्तरी लेबनान से इजराइल पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने तुरंत युद्ध विराम और संवाद की अपील की है। वैश्विक समुदाय ने भी चिंता की है। अगर हालातों पर काबू नहीं पाया गया तो यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच अब बढ़ता ये टकराव पूरे मध्य पूर्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। लगातार हो रहे हमले और जवाबी कार्रवाई में क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। इसका असर वैश्विक तेल बाजार, कूटनीतिक रिश्तों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। सुरक्षा पर इसका जो असर है वो हमें साफ दिख रहा है। दुनिया की नजर अगली सैन्य कार्रवाई और राजनीतिक चाल पर टिकी है। क्या कूटनीति इस संघर्ष को शांत कर पाएगी या ये संघर्ष जो है वो व्यापक रूप ले लेगा? यह आने वाला समय तय करेगा। दुनिया भर के देश संयम और संवाद की अपील कर रहे हैं, लेकिन हालात अभी नाजुक बने हुए हैं। आगे इस युद्ध में क्या कार्रवाई होती है मैं दिखाऊंगा। तब तक आप बने रहिए पब्लिक अड्डा के साथ। धन्यवाद।